गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश एक्सपर्ट टॉक सीरीज सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम श्रेया है और मैं आज की इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। इवेंट के दौरान आप चैट बॉक्स के माध्यम से अपने सवाल हमें सेंड करके सेलेक्टिव क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। आज के इवेंट बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ मिस्टर अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं। Abhishek Tiwari is the Chief Business Officer of PGIM India Asset Management Private Limited. Abhishek is a sales and finance professional who brings with him over 15 years of experience in sales and distribution of financial products across asset management companies and distribution firms. At PGIM India, Abhishek has successfully handled a diverse set of roles. He joined PGIM India from Edelweiss Asset Management Company, where his key role was strengthening and establishing the key account, alliance, and sales. He has done post-graduation management and has sales experience across diverse geographies across India, along with detailed knowledge of product across mutual fund, portfolio management, service, and alternative asset investment fund. In his previous role, Abhishek has worked at JP Morgan India Mutual Fund as head, Gujarat Central. He has also worked with DSP BlackRock Investment Manager and HDFC Mutual Fund at various locations in different capacity across the country. मैं अभिषेक जी का स्वागत करना चाहूंगी और हमारे साथ निवेश टीम के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च मिस्टर आनंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो इस सेशन में मिस्टर अभिषेक जी से कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। As rightly quoted, successful investing is about managing risk, not avoiding it. जी हाँ, तो हम आज इस सेशन को आगे लेकर चल सकते हैं। इस सेशन की टॉपिक है नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। आई एम श्योर आप सब इस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो वक्त ना जाया करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर अभिषेक जी इस सेशन को आगे लेकर जाए। ओवर टू यू मिस्टर अभिषेक जी। थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ कि आई फील वेरी प्रिविलेज्ड, बहुत ही खुशी है कि इस इवनिंग में जबकि मुंबई में वीआईपी मूवमेंट है, मैं खुशी से वर्क फ्रॉम होम करते हुए आप लोगों से इस बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ ऑल थैंक्स टू निवेश इवेंट्स एंड दिस प्लेटफॉर्म। आज का जो टॉपिक है वो जानबूझ के हमने थोड़ा तड़का डाल के बनाया, नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क, क्योंकि अट्रैक्शन भी बड़ा ज़रूरी है। तो आप लोगों को लगे कुछ नई बात होगी, लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक स्टेटमेंट, हर एक हाइपोथेसिस या थीसिस जो भी हम इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में बोलते हैं, सब चीज़ का एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, जिसको हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी सब चीज़ों पे लागू होती है। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं स्टेटमेंट को क्वालिफाई करना चाहूं तो क्लियरली रिस्क नहीं लेंगे तो वो सबसे इजी चीज है। देखिए, अगर हम लोग सब लोग सिर्फ सेविंग्स बैंक अकाउंट में या कैश में बैठे रहें तो कोई रिस्क नहीं होगा, और कोई रिस्क नहीं होगा ये अगर हम अज्यूम करके बैठेंगे तो आपके जो गोल्स हैं जिसके लिए आप सेव करते हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और उसमें एक छोटा सा टॉपिक, कॉमर्स के टाइम पे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया जाता था, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, उसमें एक पॉइंट बड़ा सिंपल था कि आदमी सेव क्यों करता है, हम लोग सेव क्यों करते हैं। क्या जितना भी हम कमाई करते हैं आज का आज खर्चा नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन हम सेव इसलिए करते हैं कि कुछ हमारे जो गोल्स होते हैं, उसमें नीड्स हो सकती हैं, एस्पिरेशनल गोल्स हो सकते हैं, वो गोल्स अचीव करने के लिए आप सेविंग्स करते हैं, और सेविंग्स को अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो गोल्स अचीव होने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, या वो गोल्स अचीव नहीं होंगे। सो रिस्क जो एक शब्द है वो डरने वाला शब्द नहीं है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट शब्द है, जिसको अगर हम समझे ढंग से तो आप इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर इसी को मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहूँ तो आपसे लोग बात करेंगे बिहेवियरल साइंस की, जिसको भी काफ़ी सिंपल तरीके से अगर हम पकड़ें तो बिहेवियरल साइंस इज एक्चुअली अबाउट मैनेजिंग रिस्क। क्योंकि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी हम राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों को इन्वॉल्व करके कोई डिसीजन लेते हैं,
तो उसमें रिस्क या परसेप्शन ऑफ रिस्क सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है, या सबसे ज्यादा जरूरी माध्यम हो जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे डालना चाहूं, तो मैं ये बोलूंगा कि जो आपके लीस्ट रिस्की और या सो कॉल्ड लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, वो एक्चुअली सबसे हाईएस्ट रिस्क है। अगेन अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दैट इज कि अगर आपको अपने गोल्स मीट करने हैं तो वो लीस्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट से नहीं मीट होंगे। सो विद दैट एज द बैकग्राउंड मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रेजेंटेशन का यूज ना करूं, मे बी कुछ डेटा पॉइंट ऐसे होंगे जहां मुझे प्रेजेंटेशन पुल अप करना पड़ेगा, बट एज आई अंडरस्टैंड आनंद जी से कि कुछ 10 से 15 मिनट में मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपसे बात करूंगा, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट आई हैव कवर्ड ऑलरेडी। लेकिन उसके बाद अनंत जी जो आपसे आप लोग से रेगुलर बातचीत करते हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं विच आर प्रिसाइज क्वेश्चंस जो ग्रुप को हेल्प करेंगे, वी विल टेक दैट फॉरवर्ड एंड देन ऑब्वियसली वी विल ओपन इट अप फॉर लार्जर क्यू&ए। तो रिस्क के टॉपिक को या रिस्क को एक दूसरे माध्यम से अगर आप समझें, तो हम लोग जब लाइफ जैसे कि आजकल अगर हम कोविड के बाद देखें तो लोगों ने ट्रैवल करना बहुत चालू किया है, राइट? ट्रैवल एंटरटेनमेंट हैज बिकम अ वेरी की पार्ट, बहुत ही जरूरी पार्ट हो गया लाइफ का। लेकिन लोगों के लिए ट्रैवल एंटरटेनमेंट भी माध्यम अलग अलग हैं। कुछ लोग जंक फूड खाते हैं, पार्टी बहुत करते हैं और खुश रहते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, खुश रहते हैं। कुछ लोग गाड़ी धीरे चलाते हैं और सिर्फ क्लीन फूड खाते हैं, सैलड खाते हैं, सूप पीते हैं रात को और शांति से सोते हैं और बहुत खुश रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग, डीप सी डाइविंग, ऐसी सब चीजें जब तक एक समय रहते अंतराल पे अगर ना करें तो उनको खुशी नहीं मिलती है। अगर इसी चीज को आप एक पैरेलल बना के ये सोचें कि रिस्क विल आल्सो हैव डिफरेंट मीनिंग्स, या रिस्क का भी जो मान्यता है हर एक पोर्टफोलियो में या हर एक इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए, वो बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन हमारे सबके पास एक लिमिटेड ऑप्शंस हैं। सब लोग जानते हैं कि इक्विटीज है, गोल्ड है, बॉन्ड्स है, कैश है, और उसके बाद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। मैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट को भी डिफाइन कर देता हूँ। हम लोग पीजिम में जिस तरह से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम ऑल्टरनेटिव, प्योर ऑल्टरनेटिव हम उसको बोलते हैं जो चीजें आप पब्लिक मार्केट के नॉर्मल लिक्विड इन्वेस्टमेंट में नहीं करेंगे, या वो चीजें जिनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक मार्केट में या खुली एक पब्लिक डेटा सेट में अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट, पेंटिंग्स, उसकी इंफॉर्मेशन एक खुले डेटाबेस में नहीं है। अगर हम वाइन इन्वेस्टमेंट की बात करें, एज्ड विस्की की बात करें, अगर हम इस तरह की चीजों की बात करें, तो दीज आर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो ये सब का एक तरह से हर एक पोर्टफोलियो में ऑफ डिफरेंट कैटेगरी एंड क्लासेस मान्यता है, जरूरत है। एंड आई विल अगेन कनेक्ट इट, मैं फिर से इसको कनेक्ट करूंगा अपने लास्ट एक थीसिस स्टेटमेंट को, जिसको भी मैंने ये बोला कि जो लीस्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक्चुअली सबसे ज्यादा रिस्की हैं। आप ये सोचिए कि लीस्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट में ना ही सिर्फ आपको कम रिटर्न मिलते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें आप एक और इक्वेशन डालिए जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई भत्ता, वैसे ही वो लीस्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली आपके लिए पैसा गंवाना चालू कर देते हैं। और कुछ टाइम पहले तक शायद वो उतना ज्यादा पिंच नहीं कर रहा था, लेकिन आप अगर रिसेंट टाइम में जिस तरह से इन्फ्लेशन फ्लेयर अप हुआ है, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी में चाहे इंडिया में, अगर आप 6%, 6.5%, 7% इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, और अगर आपके सेविंग बैंक्स अकाउंट आर नॉट गिविंग यू दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स, या कैश इज नॉट गिविंग यू दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स, तो ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इज नेट लॉस मेकिंग फॉर यू, क्लियरली नॉट जनरेटिंग रियल रिटर्न फॉर यू। और ये अगर आप बहुत ही एकदम ग्रास रूट लेवल पे अगर आप सोचिए, तो आप और मैं, जब हम लोग, एंड आई एम अज्यूमिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द ऑडियंस हमारे साइड एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल एज कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जो इन चीज़ों से डेली डील करते हैं। लेकिन मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है कि हमारा जब कुल मिला के अगर हम अपना खुद का रोल सोचें किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, तो सबसे पहला और सबसे महत्व वाला रोल है एक रिस्क मैनेजर का। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, अगेन वन मोर स्टेटमेंट विच मे बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रोसेस,
आउटकम्स या रिटर्न आपके या मेरे किसी के हाथ में नहीं है, और ना ही फंड मैनेजर के हाथ में है। वी कैन ओनली डू द राइट थिंग्स। हम लोग इनपुट सही कर सकते हैं, और इनपुट हम सही कैसे कर सकते हैं? जब हम किसी भी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो का रिस्क एपेटाइट समझें और उसको उसी हिसाब से मिला जुला के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दें। नाउ डाइवर्सिफिकेशन, एंड आई थिंक इस रूम में डाइवर्सिफिकेशन कोई नई चीज नहीं होगी। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब मैंने पहले बिहेवियर और बिहेवियर से कनेक्ट करके रिस्क की बात की, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क इज, इन टेक्निकल टर्म्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इज कॉल्ड ड्रॉडाउन रिस्क, जिसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। लेकिन वॉलेटिलिटी में अगर आप जानेंगे तो उसमें ऊपर की वॉलेटिलिटी और नीचे की वॉलेटिलिटी दोनों आ जाती है, लेकिन लोग ऊपर की वॉलेटिलिटी में कभी भी मिसबिहेव नहीं करते हैं। मिसबिहेव का मतलब अपने पोर्टफोलियो में गलत एक्शन नहीं लेते हैं। इट इज ऑलवेज द डाउनसाइड वॉलेटिलिटी, जहां पे लोग पुश होकर के गलत डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए डाउनसाइड रिस्क या ड्रॉ डाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क पैरामीटर है, जो कि हमको जानना बहुत ही जरूरी है। अब ये सब जो मैंने आपसे बातें की, इस सब को हम यूज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि क्लियरली आई थिंक थीसिस एंड थ्योरीज आर मोर एंड मोर एंड इनफ एंड मोर। हम लोग उस पर चर्चा करते जाते हैं, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं हर एक चीज पे। रिस्क पे बहुत रिसर्च हुए हैं। बिहेवियरल रिस्क को नोबेल पुरस्कार भी मिला है लास्ट टाइम। तो इसका जो महत्व है किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, या हमारे लिए जो हमारे काम में जो रोल है, वो बहुत ही महत्व ज़्यादा लेता जा रहा है, और प्लस उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? तो पहली चीज़ जो होगी वो इन चीज़ों को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं वेरियस रिस्क की बात करूं तो वॉलेटिलिटी, ड्रॉडाउन, लिक्विडिटी, ये तीन रिस्क, और रिस्क बहुत सारे हैं। अगर मैं देखा जाए तो कुछ कुछ लोग रिस्क 12 रिस्क गिनाएंगे, कुछ लोग और रिस्क गिनाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप सिंपल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का थीसिस बना के चलिए, तो अगर ये तीन रिस्क आपने ढंग से समझ लिए, इवेल्युएट कर लिए, तो आप एक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट को बना सकते हैं। नाउ इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ रिस्क समझ करके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी एसेट क्लास आप अपने इन्वेस्टर को दे रहे हैं, उसका एक रिस्क रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोफाइल ज़रूर बनाएं। अगर आप बहुत लंबा डेटा लेंगे, बहुत ही लंबा, तो आप, तो सबको यह पता है कि इक्विटी में बहुत लंबे टाइम में लॉस नहीं होता है, राइट? तो अगर कोई इन्वेस्टर आज अगर 30 साल का है और आपके पास आता है और ये बोलता है कि व्हेन माय फैमिली ग्रोज, एंड आई, मेरे को बच्चे के एजुकेशन के लिए या बच्चों की शादी के लिए कोई ज़रूरत पड़ेगी, और उसको अगर हम कैश फंड दे दें, तो इट्स अ क्लियर मिसमैच इन रिस्क एज वेल एज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोफाइल फॉर द एसेट क्लास दैट ही नीड्स। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही इन्वेस्टर आएगा नहीं, आपके पास अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर आएंगे जो अलग अलग लाइफ स्टेजेस पे होंगे, अलग अलग गोल्स होंगे। इनफैक्ट एक ही इन्वेस्टर का डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे डिफरेंट गोल्स होंगे। इसलिए हमेशा जब भी हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, रिस्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उसके साथ में उतना ही या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। अगर आप इसको एक सिंपल चार्ट में प्लॉट करिए, एंड देयर इज एनफ एंड मोर चार्ट्स अवेलेबल। मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में ये बताऊं कि अगर आपने 15 साल से ऊपर रोलिंग बेसिस पे इक्विटी में पैसा डाला होता, सिर्फ बेंचमार्क में, एक्टिव फंड्स की बात ही नहीं करते हैं अभी, तो आपने एक भी टाइम ऐसा नहीं होता जहां आपने 10% से कम कंपाउंडेड रिटर्न बनाया होता। लॉस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 10% से ऊपर कंपाउंडेड रिटर्न की बात कर रहा हूँ। एंड दिस इज कंबाइंड विद the tax benefit that we have, a lower capital gain tax। अगर इसी चीज को आप 5 साल पे कर लीजिए, तो आपकी probability of making a return which is lower than 7% and also making a negative return combined put together goes to about 30%। इस डेटा से सिर्फ मैं इतना ही प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि रिस्क और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के बिना आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे जो इफेक्टिव होगा।
सो दिस बिकम्स द कोर ऑफ जो हम ये टॉपिक आज आपसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे. दिस बिकम्स द कोर बेस. With this as the background, Anand ji, if this is a good enough reference set, I am very happy to stop and take more questions. Or if you want me to elaborate on any of the aspects, I am very happy to take it further. भाई वाह, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रिस्क क्यों लेना चाहिए ये भी समझाया, और रिस्क को एडजस्टेड रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिटिगेशन कैसे होगा. आपने डाइवर्सिफिकेशन की जो बात करी कि दे आर डिफरेंट एसेट क्लासेस, तो वो रिस्क डाइवर्सिफाई करना, उसको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकालना, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपने बहुत ही कम समय में एक बहुत अच्छा टॉपिक हमारे श्रोताओं को समझाया है. तो इसमें जैसे आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी, तो यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन निकल के आता है कि उसके लिए एक अच्छा प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है. जी. तो उसको प्रॉपर एसेट एलोकेशन, जैसे आपने एक बात करा था कि भाई अगर किसी का 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो उसके लिए कैश फंड इज नॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. तो एक जी. प्रॉपर एसेट एलोकेशन करते हुए हमारे पार्टनर को किन किन बातों का ध्यान रखें, सो दैट एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट गोल को देखते हुए एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के हिसाब से वो अचीव कर पाए क्लाइंट. बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आनंद जी. मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जस्टिफिकेशन कर पाऊं, बिकॉज इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है. एंड एक बैकग्राउंड में आप लोग सबको यहाँ पे दूं. हमारी पूरी इंडस्ट्री पुट टुगेदर करीब 25 साल के आसपास का हिस्ट्री रहा है. तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि एनी ऑफ द थिंग्स दैट वी आर डूइंग इज ऑलरेडी अ साइंस, कि ऑलरेडी प्रूवन है, वो थोड़ा मुश्किल होगा. हम लोग लर्न कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सर्विस कर रही है, उनके गोल अचीव करने में हेल्प कर रही है. तो इसलिए मैं ये विद दिस एज अ बैकग्राउंड, मैं अगर आनंद जी का क्वेश्चन को बहुत ही स्पेसिफिकली आंसर करने की कोशिश करूं. देखिए, एसेट एलोकेशन में तीन, हमारे हिसाब से जब हम पीजीएम में एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो हम लोग तीन भागों में उसको बांटते हैं. पहली चीज यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब भी आप एसेट एलोकेशन की बात करें, सबसे पहला लेवल स्टार्ट होता है ये इस चीज से कि इन्वेस्टर जिसको आप वो देने वाले हैं उसकी एक्चुअल रिस्क एपेटाइट क्या है. नाउ आई वेरी वेल अंडरस्टैंड कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर द लाइबिलिटी दैट वी हैव, या जो हमारे से चीज पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि भाई आपने फंड देने से पहले या इन्वेस्टमेंट देने से पहले आपने सूटेबिलिटी एनालिसिस किया था कि नहीं किया था. और सूटेबिलिटी इज द लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क एनालिसिस. आप सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई रिस्कोमीटर और क्लाइंट के जो बेसिक जवाब हैं उसके बेसिस पे आप मैप करके आप इन्वेस्टर को एक फंड सजेस्ट करते हैं. मेरा पर्सनल मानना एज वेल एज एट पीजीएम हमारा ये मानना है दैट रिस्क असेसमेंट में थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट और मेहनत की जरूरत है. जब भी आप कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड करें उसका रिस्क असेसमेंट बिहेवियरल रिस्क असेसमेंट के माध्यम से करिए. बिहेवियरल रिस्क असेसमेंट हमेशा आपको एक रेंज देगा. अदरवाइज क्या होता है, अगर मैं अच्छे टाइम में हूं, मेरा बोनस अच्छा आया है इस साल, आप मेरा रिस्क असेसमेंट करेंगे, मैं आपको सारी चीजें पॉजिटिव आंसर देने वाला हूँ, मैं बोलूंगा जी 20% लॉस भी ले लूंगा, कोई परेशानी नहीं है. अगले साल मेरा बोनस नहीं आया और मार्केट भी 25% नीचे गया हुआ है, तो मैं ही आपके पीछे आके पड़ने वाला हूँ, बोलने वाला ये कहाँ डलवा दिया. तो अगर आप बिहेवियर का मैपिंग करेंगे तो आपके इन्वेस्टर को आप थोड़ा डीपली समझ पाएंगे और उसका बिहेवियर मैपिंग करके ये बोल सकते हैं कि भाई आप जो है मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, लेकिन आप 40 to 70% इक्विटी रिस्क ले सकते हैं. इन बैड टाइम्स 40, इन गुड टाइम्स यू कैन गो टू 70. तो वो एक थोड़ा इवॉल्व जरिया हो जाता है ना. ये होता है पहला भाग. एक बार आपने वो कर लिया तो आपका दूसरा भाग जो है वो ये होता है कि हम लोग हमेशा रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं. तो हम लोग ने, जैसे मैंने आपको डेटा बताया, एंड एवरीबडी मस्ट बी वेरी एक्साइटेड कि 20 साल 15 साल 20 साल में तो लॉस ही नहीं होता है, ठीक है. लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखिए, इट्स नेवर से नेवर, क्योंकि कोई गारंटी तो कभी आप दे नहीं सकते इसमें. हमारे म्यूचुअल फंड में भी वो डिस्क्लेमर जो पहले बहुत जल्दी जल्दी बोला जाता था, अभी धीरे धीरे बोलवाना चालू कर दिया है. वो इसीलिए कराया गया है कि रिस्क समझना और समझाना दोनों बहुत जरूरी है. तो अगर आप इसको ध्यान में रखिए तो हर एक एसेट क्लास, फिर चाहे वो कैश हो, बॉन्ड हो, इक्विटी हो, ग्लोबल इक्विटी हो, इसका हमेशा आपको फॉरवर्ड लुकिंग हाइपोथेटिकल रिटर्न, जिसका मतलब ये है कि अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट 3 साल और 5 साल और 10 साल के हिसाब से देखें तो उसमें क्या गुंजाइश बन रही है,
एंड ऑब्वियसली दिस इज अगेन प्लॉटिंग चांसेस, लेकिन हाइपोथेटिकल फॉरवर्ड रिटर्न्स देख करके आप अगर अपना एसेट एलोकेशन बनाएंगे combined with the behavioral risk, I think you will be far more accurate. तीसरा पोर्शन, जो कि हालांकि क्वेश्चन में आनंद जी ने वो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन मैं उसको भी कवर कर लेता हूं। वो तीसरा पोर्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विच इज दैट अगर आप ये दोनों चीज को कंबाइन करिए, ये दोनों चीज को आप एक बार करके रुक नहीं सकते हैं, ये आपको एक इंटरवल पे करना पड़ेगा। सो रिव्यू और रीएलोकेशन दोनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं मेरे हिसाब से। रिव्यू एटलीस्ट वंस अ ईयर, एंड अगर कोई चीज आपके हाइपोथेसिस में नहीं बैठ रही है, सो रीएलोकेट इमीडिएटली। ओके ओके, रिव्यू साल में एक बार आप जैसे बता रहे हैं करना होगा। तो कई बार हमने देखा है अभिषेक जी कि एक एसेट क्लास के रन अप में पोर्टफोलियो डिसबैलेंस आ जाता है, इन द सेंस कि एलोकेशन चेंज हो जाते हैं। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है और किस फ्रीक्वेंसी में हम अपने पार्टनर्स को और क्लाइंट्स को सजेस्ट करें कि भी इस फ्रीक्वेंसी में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट एसेट क्लासेस का प्लस माइनस चलता रहता है परसेंटेज रिटर्न्स जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस हिसाब से एसेट क्लास की, एक पर्टिकुलर एसेट क्लासेस की पोर्टफोलियो में परसेंटेजेस चेंज हो जाती हैं। तो जी उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहला सवाल ये है। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाए, 6 महीने, 1 साल, या जैसा आप बताएं प्लीज। जी। आनंद जी, देखिए हर एक इसमें क्या है कि हम लोग जो इस फोरम पे जो आंसर देंगे, ये वी विल ट्राई टू पुट अ ब्रॉड ब्रश, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि हर एक इन्वेस्टर का इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स और द वे ही विल बिहेव इज डिफरेंट। लेकिन अगर हम एक ब्रॉड रूल बनाने की कोशिश करें, तो मेरा मानना ये है, और हम पीजे में भी ये क्लियर बोलते हैं, रीबैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पोर्टफोलियो एलोकेशन मेंटेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वहीं पे लोग कैरी अवे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर अगर हम पिछले 7 साल या 5 साल का ड्यूरेशन देखें, जबकि आपका एक तरह से कैश रिटर्न या बॉन्ड रिटर्न नेग्लिजिबल था, तो लोगों ने वो साइकिल पूरी इंजॉय की। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरा 5 साल 7 साल का साइकिल एंजॉय किया, अगर एंड में उनको थोड़ा सा झटका, स्पीड ब्रेकर भी लगा, तो उनको पता नहीं चला। लेकिन जो लोग पिछले 1-1.5 साल में आए, उनको वो स्पीड ब्रेकर ही दिखा। अच्छी रोड तो वो 4 लेन हाईवे और 6 लेन हाईवे तो दिखाई नहीं। तो कहने का मतलब ये है आनंद जी की पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड रीएलोकेशन या रीबैलेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एसेट एलोकेशन करना इंपॉर्टेंट है। अब फ्रीक्वेंसी में आनंद जी 2 चीजें हैं। एक, अगर आपने लिमिट्स बनाई हुई हैं, तो मेरा मानना यह है कि हमेशा हर एक एसेट एलोकेशन में आपको एक लिमिट बनानी चाहिए कि व्हेन यू आर रिव्यूइंग, इफ यू हैव गॉन बियॉन्ड, अगर उसके बियॉन्ड जा चुके हैं, तो कोई भी सिचुएशन हो आप रीबैलेंस करिए। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड नहीं गए हैं, देन यू बी सेंसिटिव टू द टैक्स इंसिडेंट्स, और टैक्स को ध्यान में रख के फिर आप रीबैलेंस करिए। ओके ओके ओके। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये माइंड में आ रहा था अभिषेक जी कि पिछले कई सालों में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आई है, और उन्हीं रिफॉर्म्स के बेसिस पे जैसे PLI, GST, XYZ, देयर मल्टीपल रिफॉर्म्स जो कि अभी आए हैं, और उसी रिफॉर्म्स के बेसिस पे देयर इज अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन कि आने वाले जो 10 साल हैं वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ब्राइट हैं ग्लोबली। और कई इंटरनेशनल एजेंसी तो ये तक बोल रहे हैं कि ग्लोबल की जो GDP ग्रोथ होगी उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाले कुछ सालों में। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ये सजेस्ट करिए कि हम क्या अपने क्लाइंट्स को इंटरनेशनल फंड्स की फंड सजेस्ट करें या फिर डोमेस्टिक फंड्स पे ही फोकस रखें, बिकॉज एज इंडिया इज गोइंग टू बी अ ब्राइट स्पॉट, और वर्ल्ड में ये बातें हो रही हैं कि भाई इंडिया की जो ग्रोथ होगी आने वाले कुछ सालों में वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ होगी। तो उस हिसाब से देयर इज स्टिल अ कंफ्यूजन कि भाई देयर आर मल्टीपल इंटरनेशनल फीडर फंड्स अवेलेबल नाउ थ्रू डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनी। तो उसमें हम वो फीडर फंड के थ्रू जाएं इंटरनेशनल फंड्स में, या फिर हम लोग डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स में और XYZ फंड में, अदर एसेट क्लासेस के फंड में निवेश के लिए ही सलाह दें?
सर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इंटरनेशनल फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तब लोग ये क्वेश्चन पूछते नहीं थे, बिना पूछे पैसा डाल देते थे। ये क्वेश्चन अभी इसलिए भी आ रहा है कि इंटरनेशनल फंड्स हैव नॉट परफॉर्म्ड, इंडिया हैज रिलेटिवली आउट परफॉर्म्ड। आने वाला आउटलुक आई थिंक कल ही या परसों ही वो अमृत काल 2047 का प्रेजेंटेशन भी फ्लोट कर रहा है। एटलीस्ट मेरे व्हाट्सएप में कुछ 25 लोगों ने वो प्रेजेंटेशन भेजा है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड एस्टिमेट कि सबके पास वो प्रेजेंटेशन फ्लोट किया होगा। और उसमें जो की पॉइंट है, अगर आप की ड्राइवर पकड़िए तो सबसे बड़ा की ड्राइवर ये है कि अगर आप $2000 के पर कैपिटा पे हैं आज के दिन में, तो 2047 तक आप 15,000 के ऊपर होंगे। जिसका मतलब ये है कि इट इज जाहिर सी बात है कि 2030-2032 तक आप 8,000 के आसपास होंगे। नाउ इफ यू पुट दैट इनटू सम काइंड ऑफ अ रेफरेंस, कोई भी एक अगर हम लाइन बनाने की कोशिश करें, तो इस तरह की ही स्टोरी यूएस ने भी तय की है 1980 से। इस तरह की ही स्टोरी चाइना ने भी तय की है कुछ 2000 के आसपास से, और यही स्टोरी अभी इंडिया के लिए बन रही है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है दैट वेदर वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट 5 years or the decade, it belongs to India. That is the view that we are also building up. Having said that, आनंद जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए इंडियन एसेट विल परफॉर्म जब तक कि आपके रिक्वायरमेंट्स रुपी में ही हैं, तब तक यू आर टेकन केयर ऑफ। लेकिन हम लोग सबके पास ऐसे क्लाइंट्स होंगे, बल्कि खुद के फैमिली मेंबर्स होंगे जो शायद रिलोकेट कर रहे होंगे, बाहर जा रहे होंगे, चाहे वो पढ़ाई के लिए जा रहे हों, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हों, चाहे वो किसी और रिलोकेट, बहुत सारे लोग रिलोकेट भी कर रहे हैं हमेशा के लिए परमानेंट वीजा लेकर। Now for them, international investment is the only choice for some part of their portfolio. Second, जो एक बेसिक प्रिंसिपल या रूल है डिवर्सिफिकेशन का, वो ये है कि आप अनकोरिलेटेड एसेट्स खरीदिए। अनकोरिलेटेड इज द इंपॉर्टेंट टर्म हियर। अनकोरिलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज ₹1 से ऊपर गई तो दूसरी चीज नीचे गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनकोरिलेटेड एसेट्स मिलते नहीं हैं, लो कोरिलेटेड एसेट्स मिलते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म कोरिलेशन निकालूं आज के दिन में भी, तो यूएस मार्केट या MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स का इंडियन मार्केट से कोरिलेशन 30% से कम का है। दूसरी चीज इसके साथ में ये भी जाननी जरूरी है कि वाइल वी आर ग्रोइंग, हम लोग भी इनोवेट कर रहे हैं जो पहले हम नहीं करते थे, लेकिन स्केल एंड स्पीड ऑफ इनोवेशन जो वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न इकोनॉमीज में है, या उसके अलावा जो कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे कि लग्जरी गुड्स, अगर हम लुई विटॉन की बात करें जो कि वर्ल्ड के 13 सबसे बड़े ब्रांड्स अपने अंदर लेके बैठी है, वो कंपनी तो इंडिया में नहीं है, और वो कंपनी यहाँ क्रिएट होते थे कितने साल लग जाएंगे पता नहीं। इसके अलावा अगर आप ऑटोमोबाइल में बड़ी ब्रांड्स की बात करें, फेरारी की बात करें, फेरारी इटली में बैठी है, एंड इट इज कीपिंग ऑन लॉन्चिंग न्यू लग्जरी ग्लोबल मॉडल्स, एंड बिकता जा रहा है और उनकी मार्जिन बढ़ती जा रही है। स्टॉक हैज परफॉर्म इवन व्हेन द मार्केट इज डाउन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहली चीज यूज, जो कि है गोल, अगर आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए जाना है या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पेरेंट्स को या किसी को जाना है, या आप रिलोकेट करने की चाह रखते हैं, तो क्लियरली इंटरनेशनल एसेट्स में थोड़ा पैसा रखना जरूरी है, बिकॉज दैट विल डी-रिस्क यू ऑन द करेंसी। नाउ एसेट एलोकेशन, बिजनेस वी आर ऑन दैट पार्ट। एसेट एलोकेशन में जो मैंने बात की आपसे, तो हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऑप्शंस क्या क्या है? हमारे पास इक्विटी है, बॉन्ड है, कैश है, गोल्ड है। करेंसी का एक ही ऑप्शन रह जाता है, ओवरसीज फंड्स। अदरवाइज आप करेंसी में कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे? सो वो वाला जो रिस्क है आपका, वो आप FOF या इंटरनेशनल फीडर फंड्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं। जस्ट टू कंप्लीट दैट पॉइंट जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स, बहुत सारे ऐसी कंपनीज जो फास्टर लेवल पे इनोवेट कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, और जिनका कोई भी पैरेलल इंडिया में नहीं है या नहीं दिखता है कि शॉर्ट टर्म में आएगा। उसके लिए भी आपको इंटरनेशनल में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। नाउ whether it should be 10%, 15 or 25 will depend on the goal and the risk appetite and the need. बिल्कुल। थैंक यू। सो जैसे कि इन्फ्लेशन का डेटा अभी आ रहा है,
जी ग्लोबली और डोमेस्टिकली थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड है। इंडिया में तो आरबीआई के 4% प्लस माइनस 2% के विद इन रेंज भी आ गया है। एंड सेम लाइन पे एक्सपेक्टेड है कि ग्लोबली भी इन्फ्लेशन डाउन ट्रेंड पे जल्दी और अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो जी उस हिसाब से there's a expectation in the मार्केट में यही उम्मीद करी जा रही है कि भाई सेंट्रल बैंक थोड़ा सा अपना फोकस चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस करंट कैलेंडर ईयर और ग्रोथ की तरफ फोकस लेके जाएंगे। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ये सजेशन दीजिए कि डेट फंड में हमारे पार्टनर्स अपने क्लाइंट्स को कौन से कैटेगरी इन्वेस्टमेंट लेके जाएं रिस्क बेनिफिट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी नहीं, तो ये जो डिबेट है आनंद जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और हमारे अपने पर्सनल समझ के हिसाब से, और अगर मैं पीजिम जिसमें कि सबसे बड़ा हम लोग एसेट फिक्स्ड इनकम का मैनेज करते हैं ग्लोबली, हाँ जी। हम लोग हमारे यहाँ बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे हैं ग्लोबल टीम में जो फेडरल रिजर्व में काम कर चुके हैं एक समय। तो उस लेवल का जब आपके पास रिसोर्सिंग है तो उनके जो व्यूज हैं बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उनके व्यू ये हैं कि इन्फ्लेशन किस तरफ टर्न करेगा ये इस साल बोलना बहुत ही मुश्किल है। पहले हमारा भी ये मानना था, जहां पे हम पहली बार पिछले 20 साल में गलत गए ऑन इंटरेस्ट रेट कॉल, कि हमने भी बोला कि ये तो लोअर फॉर लॉन्गर है, इंटरेस्ट रेट नीचे ही रहेंगे। लेकिन ओके। जिस तरह से लैंडस्केप चेंज हुआ, जियोपॉलिटिकल रिस्क आया, इनपुट कॉस्ट बढ़ी, और अभी वो इनपुट कॉस्ट देखिए, अभी भी रशिया यूक्रेन खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। अम, अभी भी हम यूरोपियन विंटर के बीच में बैठे हैं। तो आपको ये भी नहीं पता है कि गैस प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे, एनर्जी प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे। सबका मानना ये है कि इसके चलते यूरोपियन हाउसहोल्ड्स बहुत ही कंजर्वेटिव हो गए हैं और उन्होंने अपने एक्सपेंसेस या यूसेज कट करीब डाउन कर। 60-70% से घटा दिए हैं। हैविंग हम्म। सेड दैट, उसका इम्पैक्ट कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, हमको नहीं पता है। तो ये सारे वेरिएबल्स आनंद जी ऐसे हैं जिनका आंसर है नहीं। But हाँ having जी। said that, with all this hypothesis, with all these disclaimers, I will still want to answer this question in a manner that आज के दिन में अगर हम एब्सोल्यूट लेवल के हिसाब से देखें तो आपको आपका अगर देखिए फिक्स्ड इनकम में या डेट में एक प्रिंसिपल हमेशा तय रहता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आप जो भी सिक्योरिटी लें या जो भी पोर्टफोलियो लें, जनरली उतने ड्यूरेशन या उससे कम ड्यूरेशन का ही रखें। अगर ड्यूरेशन ऊपर है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्टर है, चांसेस ऑफ मिसमैच एंड चांसेस ऑफ आउटकम्स बीइंग रॉन्ग इंक्रीजेस। तो अगर ये प्रिंसिपल आप एम्प्लॉय करिए तो सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल कैटेगरी जो है वो होती है आज के दिन में टारगेट मैच्योरिटी फंड, या दूसरा जो कैटेगरी है रोल डाउन फंड। क्योंकि आपको उसमें एज अ एसेट मैनेजर, एज अ म्यूचुअल फंड, हम आपको बताते हैं कि भाई मैं 2025 या 2028 या 2033 का पेपर ले रहा हूँ। तो अगर हाँ आपको जी। पता है कि इतने टाइम आप पैसा होल्ड कर सकते हैं, देन राउंड अबाउट आपको ये भी पता है क्या रेट्स हैं और आपका इन्वेस्टमेंट से आपको क्या आउटकम मिल सकता है। आई कम्प्लीटली एग्री। इसके अंदर वाईटीएम लॉसेस या एम टू एम लॉसेस भी नहीं आएंगे। बिल्कुल टारगेट बिल्कुल, अगर आप मैच्योरिटी तो होल्ड टू पूरे मैच्योरिटी वाईटीएम। करते हैं तो एम टू एम बिल्कुल। लॉसेस एक तरह से पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ में मैं एक दो चीजें और यहाँ पे निकाल के लाना चाहूंगा आनंद जी। जिस तरह से हम लोग अपने फंड्स को पोजीशन कर रहे हैं, हमारा मानना यह है कि दो चीजें एक इन्वेस्टर के लिए और एडवाइजर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी प्रोडक्ट में अगर आप प्रेडिक्टेबिलिटी, और प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब रिटर्न नहीं होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं आप प्रोडक्ट से, अगर आप उसका ध्यान रखें, और दूसरी चीज अगर आप एक्सपेंसेस का ध्यान रखें ताकि नेट इन्वेस्टर रिटर्न हैम्पर ना हो, तो यू हैव डन अ फेयर जॉब, यू हैव गिवन अ डिसेंट प्रोडक्ट। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो कभी भी यील्ड के 10% से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। तो अगर 7% का यील्ड आ रहा है तो एक्सपेंसेस आपके किसी भी तरीके से 70 पैसे से ऊपर नहीं होने चाहिए। इज द प्रिंसिपल दैट वी आर एम्प्लॉइंग, एंड मेरा पर्सनल मानना है कि आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन बिल्कुल। ऑफ अस टू असेस। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है, अगेन गोइंग बैक, टारगेट मैच्योरिटी या रोल डाउन तरह के प्रोडक्ट्स में आपको ये पता है कि कितना ड्यूरेशन है, क्या पेपर है, और अगर फॉर एग्जांपल, अगर हालांकि ये दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू अप्रोच इट, लेकिन अगर कहीं आपको पैसे की ज़रूरत भी पड़ी
तो आपको ये भी पता है कि कितना पोटेंशियल लॉस या फायदा आपको हो सकता है डिपेंडिंग ऑन विच इंटरेस्ट रेट साइकिल यू आर इन। बिल्कुल। इसके साथ में मैं ये बोलना चाहूंगा कि थैंकफुली इंडस्ट्री में, क्योंकि कैटेगराइजेशन होने के बाद हर एक फंड का एक व्यू और पोजीशनिंग बहुत ही क्लियर हो गई है। आपके पास हर एक ड्यूरेशन के लिए बहुत ही क्लियरली डिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। आपको 6 महीने तक का पैसा रखना है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट में रखिए, और वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने रोल डाउन तरीके के प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। 1 साल तक रखना है तो आप मनी मार्केट लो ड्यूरेशन में रख सकते हैं, जहाँ अगेन रोल डाउन तरह के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। 1 साल मार्च टू मार्च रोल डाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अगर आपको 3 साल तक का रखना है तो लोगों ने बैंकिंग पीएसयू तरह के प्रोडक्ट्स में 3 और 5 साल के रोल डाउन रखे हैं। अदरवाइज अगर बिल्कुल ही क्लियर है तो टारगेट मैच्योरिटी है, जो आपके अगेन 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इवन 15, 20, 30 साल तक के भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। तो मेरा कहना यह है कि पहली चीज 7% एंड प्लस अराउंड एक्सपेक्टेड रिटर्न आउटकम इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी हेल्दी। बिल्कुल। हमको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि अल्टीमेटली अगर ये जो अमृत काल की हमने बात की, या जो भी हम $15,000 पर कैपिटा इनकम की बात की, अगर ये सब होगा तो इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं रह जाएगा। इट विल बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी, और इट विल गो टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी। और अगर वो हो रहा होगा तो इंटरेस्ट रेट आपके नीचे ही आने वाले हैं। हाँ, तो बिल्कुल, इन अ लॉन्ग टर्म। एब्सोल्यूट लेवल पे, जी एब्सोल्यूट लेवल पे अगर आप 7% से ऊपर का पोटेंशियल आउटकम देख सकते हैं, प्लस लेट्स नॉट फॉरगेट वर्सेस एनी अदर ट्रेडिशनल, किसी भी और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के सामने यहाँ पे जो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है जो डिफर्ड टैक्स का बेनिफिट है, क्योंकि टैक्स यहाँ पे सिर्फ कैपिटल गेन इंसिडेंस पे ही आएगा, जो कि तभी होगा जब आप पैसा रिडीम करेंगे। बिल्कुल। टिल दैट पॉइंट आपका पैसा कंपाउंड कर रहा है। वो जो बेनिफिट है वो बहुत कम लोग समझते हैं। तो इफेक्टिव जो रिटर्न होगा इफेक्टिव वो रिटर्न, हायर। जी, बिल्कुल, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इफेक्टिव रिटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस। बिल्कुल आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हर वो साल ऐसे ही अगर आप रहता है जैसे 30%, कंपाउंडिंग का है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जी तो जैसे कि हमने देखा 2022 में बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़े अक्रॉस द ग्लोब, उस हिसाब से आरबीआई ने भी रेट बढ़ाए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आता है उन लोगों के लिए जिन्होंने लोन ले रखे थे। जी तो क्योंकि उनकी लोन ईएमआई की या तो टेन्योर बढ़ गए या फिर उनके अमाउंट बढ़ गए, अगर टेन्योर पहले स्ट्रेच डाउन था। तो बिल्कुल। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है, अगर किसी के पास आइडल मनी है तो वो उसको एसआईपी के थ्रू हर महीने इन्वेस्ट करे या फिर अपना लोन को सेट ऑफ करे सबसे पहले, या लोन की किस्त बढ़ा दे। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा इस समय चल रहा है। तो क्या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टर ये सोच सकता है इन अ लॉन्गर रन कि भाई मेरे एक अच्छा अल्फा जनरेट हो जाएगा एंड आई कैन क्रिएट वेल्थ थ्रू एसआईपी रादर देन पेइंग ऑफ द ईएमआई? आनंद, जो इमीडिएट लेवल पे जो इम्पैक्ट आया है, आई थिंक वो बहुत सारे लोगों के लिए अनबेरेबल हो गया है या हो जाएगा। अगर मैं बेसिकली आपको एग्जांपल दूं, अगर एक 40 साल के आदमी ने आज के दिन में मुंबई में या दिल्ली में घर खरीदा, तो जो भी उसने लोन लिया, अगर उसने 6.5% या 6.25% के ऊपर लोन लिया था, और आज अगर वो 9% या 8.9% के आसपास है, 20 साल का लोन आज के दिन में इफेक्टिवली 45 साल का हो गया है। नाउ फॉर अ 40 year old, उसके लिए आज अगर मैं अपने आप को सोचूं और मुझे कोई बोले कि भाई आपको 45 साल और लोन बेयर करना है, तो फॉर नो अदर रीजन बट टू मेंटेन माय पीस ऑफ माइंड, ताकि मैं किसी भी प्रेशर सिचुएशन में अपने इन्वेस्टमेंट या किसी भी और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में गलत डिसीजन ना लूं, मैं सबसे पहले वो लोन लाइबिलिटी रिड्यूस करने में ही बिलीव करूंगा। ओके। देखिए, इससे इससे जुड़ा हुआ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं। मैं जानबूझ के उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि देन इट विल बिकम इजियर फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। हाँ। इमरजेंसी फंड इसलिए रिकमेंड किया जाता है या इसलिए रिकमेंड करते हैं हमेशा, ताकि आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाएं कि अगर कुछ गलत हुआ तो 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, जो भी आपका इमरजेंसी कॉर्पस है, आपका घर का चलने में और आपके लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आपका बाकी पोर्टफोलियो आप छुएंगे नहीं, क्योंकि ये गलत चीज तभी होगी जब मार्केट साइकिल में कुछ गलत हो रहा होगा, या इन हाई प्रोबेबिलिटी इट विल हैपन टुगेदर। उस समय आप ये नहीं चाहते कि आदमी अपने कोर पोर्टफोलियो को जाके टच करे।
अगर इसी को पैरेलल बना के आप इस चीज का ध्यान रखें, अगर मुझे हर महीने हर 2 महीने पे ये रिमाइंडर आएगा कि आपका लोन टेन्योर 45 साल हो गया है। इनफैक्ट हाँ। जो मेरी समझ है इस चीज पे आनंद जी, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत सारे बैंक्स ने एक्चुअली सब क्लॉज डाला हुआ है कि हम्म। आप उतना लोन टेन्योर बढ़ा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है दे विल हाँ। अल्टीमेटली कम बैक एंड इंक्रीज द ईएमआई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर मेरा, अगर मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करूं, तो मुंबई में अफोर्डेबिलिटी इटसेल्फ इज अ चैलेंज, या हम्म। दिल्ली में भी बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी, अगर आप दिल्ली और दिल्ली के नियर बाय एरिया में ही हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा आउटर एनसीआर में नहीं जा रहे हैं, तो आई थिंक अफोर्डेबिलिटी इज बिकमिंग अ चैलेंज। हाँ और जी। अगर वो चैलेंज लेकर के हम इसमें ये बोले कि भाई मेरा ईएमआई 25% 30% से बढ़ गया सडनली, हम्म। तो ऑल हाँ। माई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड माई प्लानिंग विल गो फॉर अ टॉस। श्योर श्योर श्योर। सो दोनों एंड पे आई थिंक इट्स अ लूजिंग बैटल विच आई डोंट थिंक इज वर्थ फाइटिंग। सो बेस्ट इज, अगर आपके पास सिंगल शॉट लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए कुछ पैसा है तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैं फिर से रिमाइंड करूं, ये इसलिए है बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट वी हैव टेकन इन सच अ शॉर्ट पीरियड इज वेरी वेरी व्हाट यू कॉल अनसेटलिंग। ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा हिला देने वाला इम्पैक्ट है। इसको आई मैं अगर कम्प्लीटली दूसरे तरह एग्री। से अप्रोच करने को बोलूँ हाँ। तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे टूल्स हैं। तो अगर आप एसआईपी की प्रोस्पेक्टिव वैल्यू डालिए और मिनिमम उस पर रखिए, आप 10% 12% पे कैलकुलेट करिए, आप 15-20% पे बिल्कुल मत करिए। और हम्म। उसके सामने जब आप होम लोन डालते हैं तो उसका कैलकुलेटर के हिसाब से अगर आप वैल्यू देखें तो उसके बेसिस पे आप बड़े आराम से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्लियरली विदाउट इवन गोइंग टू द कैलकुलेटर आई कैन टेल यू, आज के दिन में जो इवेंट हुआ है, जो पिछले हम्म। हम्म। 6 महीने में जो चेंज हुए हैं, उसमें आई वुड रिकमेंड दैट बेस्ट इज टू पे ऑफ सर्टन पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी एंड लिव इजी, क्रिएट योर पोर्टफोलियो जहां पे आपकी वेल्थ वैसे भी क्रिएट होगी। मगर अभिषेक जी, इसमें हमने जैसे पहले भी देखा इंटरेस्ट रेट क्योंकि वॉलेटाइल रहते हैं मार्केट की तरीके से, जैसे इक्विटी मार्केट का चार्ट शॉर्ट और टेन्योर में वॉलेटाइल होता है, इंटरेस्ट रेट वॉलेटाइल रहते हैं लॉन्गर पीरियड में। तो जी उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि जिसने 20 साल का 15 साल का कोई होम लोन ले रखा है तो एट द एंड ऑफ द टेन्योर उसको वो उसी रेट पे जाके पड़ जाता है? आज ठीक है 9% है, बिल्कुल। मगर आज से 1 साल 2 साल बाद वो ही लोन आपका रिड्यूस डाउन हो जाएगा जब इंटरेस्ट रेट साइकिल डाउनवर्ड्स की तरफ चलनी शुरू होंगी, पहली चीज। और जी दूसरा, अगर उसके पास कोई फंड है, उसके पास कोई सेविंग्स बच रही है, तो अगर वो एसआईपी में डालता है तो ही कैन मेक मोर देन 9% रिटर्न इन अ लॉन्गर मैनर। आनंद जी, देखिए हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई भी गैप नहीं है। बट हम्म। इसमें जो सबसे बड़ा अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि इन्वेस्टर यही इसी तरह से बिहेव करेगा। मेरा ओके। जो पूरा आंसर है या पूरा हाइपोथेसिस है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि अगर आप एक प्रेशर सिचुएशन में चले जाएं, अगर हम्म। मुझे ये हमेशा हर महीने ये दिखे कि भाई मेरी लाइबिलिटी इतनी इंक्रीज हो गई है, तो मैं हम्म। अपने जो मेन डिसीजंस हैं, जो कोर डिसीजंस हैं, वो मैं ढंग से नहीं ले पाऊंगा। तो मेरा जो मैसेज है, अभी मैं इसको अगर एलाबोरेट करूं तो मेरा मैसेज ये है कि अगेन गोइंग बैक, कि सारे सॉल्यूशंस सबके लिए बराबर नहीं होते हैं। ओके। जब आप अपने इन्वेस्टर के साथ बैठ रहे हैं, आप उनको ये क्वेश्चंस पूछिए, हाँ। हाँ। कैलकुलेशन दिखाइए हम्म। और फिर आप ये डिसीजन लीजिए। बट अगर मुझे एक ब्रॉड आंसर देना है तो मैं ये बोलूंगा आज का जो इवेंट हुआ है उसमें बेटर हाँ। ये है कि आप वो लाइबिलिटी थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए। पूरा पे ओके। ऑफ मत करिए, आप हाँ। लाइबिलिटी रिड्यूस हाँ। करिए और आप उसको मैनेजेबल सिचुएशन में लेके आइए। हाँ, सो लाइबिलिटी कैन बी रिड्यूस थ्रू दी इमरजेंसी फंड, जैसा आपने नाम भी लिया कि वो बिल्कुल पार्शियली थोड़ा सा रिड्यूस है, सो दैट आपका वो टेन्योर जो बड़ा है वो रिड्यूस डाउन बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई कम्प्लीटली एग्री। तो आपने जैसे इमरजेंसी फंड की बहुत अच्छी बात करी, और ये हर पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन में हम मिस कर गए थे कहीं ना कहीं, अच्छा हुआ ये पॉइंट निकल के आ गया। तो इमरजेंसी फंड जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आज बैंक में, आपने जैसे बताया कि भी नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न आए मिलता है, तो इमरजेंसी फंड कहाँ इन्वेस्टमेंट करें आज की डेट में, सो दैट एक एक डिसेंट रिटर्न इन्वेस्टर को इमरजेंसी फंड में भी मिलता रहे और उसको कॉर्पस भी उसका जो है सेफ एंड सिक्योर रहे? तो वो कौन सी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो आंसर आपने आनंद जी खुद ही दे दिया है। सबसे जरूरी चीज इमरजेंसी फंड में है सिक्योरिटी हाँ और जी। लिक्विडिटी। बिल्कुल रिटर्न्स बिल्कुल। एंड में आता है। हम्म। और अगर मैं इसमें कैटेगरीज डालना डालना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि डिपेंडिंग ऑन ईच पर्सनस रिस्क एपेटाइट, कुछ लोगों के लिए शायद सिर्फ सेविंग्स में और एक
टेन्योर वाली छोटी एफडी बना करके शायद वो संतुष्टि मिलती हो, तो एज एन एडवाइजर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमको वो भी इनकरेज करना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर में हमारे पास अच्छे खासे प्रोडक्ट ऑप्शंस हैं जो आपको बहुत ही इफेक्टिव आउटकम देते हैं। ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, ऑल द वे अप टू अ मनी मार्केट फंड, इसमें से आप कुछ भी इमरजेंसी कॉर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और ये मैंने क्यों बोला कि कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो उसका महत्व इस चीज में है कि आप ये प्लान करिए कि अगर आपका 100 रुपये आपको इमरजेंसी कॉर्पस बनाना है, तो आप उसमें से कुछ अगर 4 भाग में बांटेंगे, तो आप कुछ पैसा ऐसा रखिए जो कि अगर आपको कल जरूरत पड़े तो आप वो निकाल पाएं, उस पर कोई इम्पैक्ट ना हो। तो दैट शुड बी ओनली अप टू लिक्विड फंड्स। अगर कुछ पैसा ये है जो आपको लगता है कि 6 महीने में जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पे आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड तक जाइए। अदरवाइज बाकी पैसा आप 1 साल के प्रोडक्ट में भी रख सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका इमरजेंसी कॉर्पस को एड्रेस करने का ये है कि भाई आप सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और लिक्विड और ओवरनाइट फंड के बीच में देखिए, उससे आगे जाइए ही मत, बिकॉज उससे आगे कोई क्वेश्चंस आंसर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो कि समझता है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में एक्सपीरियंस ले रखा है, वो समझते हैं किस तरह से ऑपरेट करता है, तो आप मेरा दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो लीजिए, जहाँ पे आप कॉर्पस को 3 या 4 भाग में बांटिए और उस हिसाब से आप ड्यूरेशन मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके ओके, तो यही सवाल थे मेरे मन में आपसे जो पूछना चाह रहा था मैं। थैंक यू, आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, तो थैंक यू वेरी मच। तो श्रेया, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक बारी अपने जितने भी हमारी ऑडियंस हैं उनको मौका दिया जाए अभिषेक जी के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उनके कुछ क्वेरीज हैं तो वो पूछ सकते हैं इस समय, तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चन प्लीज। श्योर सर। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद आनंद जी। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप अपने चैट बॉक्स से सवाल अपने रेज कर सकते हैं। So Abhishek, during our discussion, एक शरद श्रेया, can you please speak? यस सर। तो शरद जी हैं हमारे पार्टिसिपेंट, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज करा है, यू मीन पीपीएफ इज नॉट गुड एज पर योर डायरेक्शन, राइट? मतलब जब आपने एक नेगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न की बात करी थी, तब ये क्वेरी उन्होंने पोस्ट करी थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई क्या पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव रखने के लिए, वो एक बार ये जानना चाह रहे थे। देखिए, पीपीएफ का एक ही लिमिटेशन है कि वो आप एक लिमिट में ही पैसा डाल सकते हैं पर अकाउंट। उसके अलावा पीपीएफ के बारे में कोई भी चीज़ खराब नहीं है। मेरा मानना यह है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपको टैक्स फ्री 8% से ऊपर रिटर्न आज के दिन में प्रॉमिस कर रहा हो, वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जाहिर सी बात है कि मैं म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ, तो जब मैंने बात की तो मेरे बेसिक उसमें पीपीएफ का की चर्चा नहीं हुई, लेकिन बहुत ही क्लियरली आई थिंक जो लिमिट्स अलाउड हैं उसमें आपको पूरी तरह से पीपीएफ का फायदा लेना चाहिए। देखिए, रियलाइज ये करिए कि अल्टीमेटली वन ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर दिस गवर्नमेंट, जिस तरह से ये गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, कहीं ना कहीं वो लाइबिलिटी और बर्डन्स गवर्नमेंट के ऊपर रिड्यूस करना चाहेगी। तो ये बहुत मेरे हिसाब से शायद टाइम बाउंड विंडो है जहाँ पे पीपीएफ विल कंटिन्यू वेयर इट इज। क्लियरली आपका शरद जी, मैं दूसरा क्वेश्चन देख सकता हूँ, जो विड्रॉल्स आर रिस्ट्रिक्टेड, बट विच इज ओके, यू नो, एज इट इज लिमिटेड एनीवेज। आई डोंट थिंक कि आप अपना पूरा कॉर्पस इसमें डालेंगे, तो जो भी कॉर्पस आप इसमें डाल रहे हैं उसके लिए वो टाइम फ्रेम और जो बेनिफिट अटैच्ड है, आई डोंट थिंक यू हैव अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन दैट। तो मुझे नहीं लगता कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल हैज टू बी सच अ बिग ड्रॉबैक इन अ इंस्ट्रूमेंट लाइक पीपीएफ। तो मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। अभिषेक जी ने बहुत अच्छी तरीके, बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया है इस प्रश्न का। तो इसमें एक तो एटीसी के तहत जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो 1.5 लाख रुपए तक ही मिलता है, पहली बात। तो इसमें लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, प्लस जैसे अभिषेक जी ने बताया कि जो भी मेच्योरिटी होगी 15 साल के बाद वो टैक्स फ्री होगी। और शरद जी, एक चीज और, जहां तक आपने विड्रॉल की बात करी है, तो विड्रॉल के केस में ये एक रिटायरमेंट की तरीके से लिया जाता है पीपीएफ को।
तो अगर हम विड्रॉ ना करके कंटिन्यूअसली अगर हम वो बेनिफिट इन्वेस्टमेंट करते चले जाए गए 15 साल तक, तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट प्लस अगर हम फिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपाउंडिंग इफेक्ट प्लस टैक्सेशन का प्री टैक्स रिटर्न, पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पीपीएफ की रहती है। अब आते हैं हम ईएलएसएस की तरफ, जो कि एटीसी का सेम बेनिफिट देते हैं। उसमें इन अ लॉन्गर रन अगर हम 15 साल ईएलएसएस को होल्ड करते हैं, तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हमें ये बताता है ईएलएसएस का कि वन कैन इजीली एवरेजली अचीव, एक इन्वेस्टर को आराम से 12 से 15% का रिटर्न सीएजीआर हर साल निकल सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है अभिषेक जी से, अगर मैं कहीं गलत आंकड़े बता रहा हूं तो उसको नहीं, प्लीज रेक्टिफाई कर दें। तो ओवरऑल अगर हम 15 साल की बात करते हैं तो पीपीएफ के मुकाबले हम लोग बेटर रिटर्न जनरेट हो सकता है ईएलएसएस में। मगर यहाँ पे अगेन मैं अभिषेक जी वाले पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा, रिस्क प्रोफाइल बहुत जरूरी है इन्वेस्टर का देखना कि वो कितना रिस्क ले सकता है। अब अगर रिस्क प्रोफाइल ही बिल्कुल डाउन है और हम ईएलएसएस जैसा प्रोडक्ट ऑफर करें, चाहे वो 15 साल के लिए, तो वो फिर इन्वेस्टर थोड़ा सा बीच में जिटरी हो जाता है। एम आई राइट अभिषेक जी? बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें ये भी एसेस करना आनंद जी ज़रूरी है कि जो भी रिटर्न आज के दिन में, अगर आई एम नॉट अपडेटेड एग्जैक्टली अभी का रिटर्न कितना गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर रिलीज किया है, बट अगर 8.5% के आसपास का या 8.25% के आसपास का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न पकड़ें, तो दैट इज ऑल टैक्स फ्री। तो आप उसको इसके ऊपर वो टैक्स की एक लेयर डालनी चाहिए, यू नो, जो कि आपके आउटकम पे तो लगने वाला है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट में चाहे इक्विटीज में 10% ही लगेगा, लेकिन वो एक डालिए तो ये 9% के ऊपर का प्रोडक्ट हो जाता है आपका। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखें। जैसा कि आपने बोला रिस्क प्रोफाइल, और ये एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसको इसको ध्यान में रखिए। और ये बोलिए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं डालने के लिए, तो ऑब्वियसली आप 8 लाख 8.5 लाख रुपए पे ईएलएसएस का या किसी भी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का फायदा उठाइए। और यहाँ पे आपको प्रॉमिस्ड टैक्स फ्री रिटर्न विच हैव अ प्रोफाइल विच इज नॉट इक्विटी प्रोफाइल, लेकिन इक्विटी जैसा रिटर्न प्रोफाइल के आसपास पहुंचा रहा है, वो भी गारंटी के साथ, गवर्नमेंट गारंटी के साथ। सो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग दैट। दैट इज ऑल दैट आई वुड तो लाइक टू ऐड। सूटेबिलिटी के हिसाब से हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमने शुरू में करा था। सूटेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या ऑप्शन देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिषेक जी आया है राजेश सिंह जी से, व्हाट इज बेटर ऑप्शन, इक्विटी विद एसडब्ल्यूपी और मनी मार्केट फॉर लिक्विडिटी इन अ ईयर? तो एक साल के हिसाब से किस फंड में पैसा लगाना चाहिए, वो शायद ये जानना चाह रहे हैं राजेश जी, अगर मैं आपका सवाल सही समझ पा रहा हूँ, कि इक्विटी विद एसडब्ल्यूपी करें तो ज्यादा बेटर है या फिर मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें? देखिए राजेश जी, इस सवाल का क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर हम एक साल का ओपिनियन ले रहे हैं, तो क्लियरली इक्विटी में कोई भी कॉम्बिनेशन में मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर रिस्क एपेटाइट आपकी ज़्यादा है, तो आप प्योर मनी मार्केट छोड़ करके आप इक्विटी सेविंग्स तक की कैटेगरी में जा सकते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड बिल्कुल भी 1 साल या 1.5 साल की प्लानिंग करना इक्विटी से रिलेटेड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इक्विटी सेविंग्स में भी लेट मी हाईलाइट कुछ फंड हाउसेज, जिसमें से हमारा भी एक फंड हाउस है जिसने इक्विटी रिस्क बहुत ही लिमिट कर रखा है। हम लोग इक्विटी रिस्क सिर्फ 20% तक लेते हैं, जनरली 15%, बट मैक्सिमम 20% तक लेते हैं। तो अगर वहाँ पे आप देखें तो आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी, या जो हमने डाउन साइड रिस्क की बात की, ड्रॉडाउन की बात की पहले रिस्क के हिसाब से, वो पॉसिबिलिटी बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली मनी मार्केट फंड से ज़्यादा रिस्क है, लेकिन इक्विटी से कहीं कम रिस्क है, लेकिन आपको इक्विटी के टैक्सेशन का बेनिफिट बेनिफिट। मिल रहा है। साथ में हमने एक्सपेंस रेशियो को भी ध्यान में रखा है, तो उसका एक्सपेंस रेशियो एक शॉर्ट टर्म फंड के जैसा है, तो वो 1.2% पे कैप किया हुआ है सिर्फ। सो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज अगर बिल्कुल सिंपल और अगर रिस्क एपेटाइट कम है, तो क्लियरली मनी मार्केट में जाइए और वहां से आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर हम अभिषेक जी ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें इक्विटी सेविंग्स फंड की, तो क्या टेंटेटिव रिटर्न जो है एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से?
आनंद जी ये बोलूंगा कि देखिए पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही हेल्दी है, लेकिन मैं पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पे बेस नहीं करूंगा। जैसे मैंने बोला कि हमेशा हाँ जी, फॉरवर्ड हाइपोथेसिस भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज ये है कि जो 80% आपका पैसा है वो फिक्स्ड इनकम और आर्बिट्राज के बीच में है यहाँ पे। बिल्कुल। आर्बिट्राज में आज के दिन में जो स्प्रेड मिल रहा है वो करीब 7.5 8 सवा 8 तक जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उसका बेस जो है कि अगर कैश यील्ड या बॉन्ड की यील्ड अगर 7%, सवा 7, 7.5% के आसपास रहती है, तो आर्बिट्राज रिटर्न उससे 50 पैसा ऊपर या 100 बेसिस पॉइंट ऊपर के आसपास रहता ही है ओवर साइकिल्स। तो आप बिल्कुल। ये मानिए कि वो प्लस बॉन्ड का जो पैसा है या फिक्स्ड इनकम जो पैसा है मिला करके अगर 7.5 से 8% का मैं एवरेज रिटर्न बनाऊंगा, और हाँ 20% इक्विटी पे अगर मैं 8 से 10% रिटर्न भी बनाऊंगा, तो भी आपका पुट टुगेदर रिटर्न करीब करीब ग्रॉस लेवल पे 8 8.5 के आसपास बैठता है। और वहां से एक्सपेंसेस निकाल के आप फिर भी 7 7.5% के आसपास का नेट रिटर्न इन्वेस्टर को दे सकते हैं, विद प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी लो ड्रॉडाउन्स। क्योंकि 80% तो डेट और आर्बिट्राज में रहेगा, बिल्कुल सर, ओनली बिल्कुल बिल्कुल 20% आर गोइंग टू बी इन इक्विटी। प्लस द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, जो खूबसूरती है इस प्रोडक्ट की, वो इक्विटी टैक्सेशन है उसके साथ जी साथ। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रेया, प्लीज लेट अस नो इफ there are further more queries. So as I see, there are no more queries. ओके, सो थैंक यू अभिषेक जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद है हमारे श्रोता को अपना ज्ञान बांटने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने बहुत अच्छा, बहुत ही संक्षिप्त में हमने बहुत चीजें मेरे हिसाब से कम्युनिकेट करी हैं आपने, जो है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू। साथ ही और साथ मैं धन्यवाद करूंगा अपने सारे श्रोताओं का, जिन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ हम लोगों को सुना। Thank you. Thank you, Shreya, for this evening. Thank you, थैंक sir. यू। Thank you so much, Mr. Abhishek. I would like to thank you, Mr. Anand Sharma, for connecting with us and making the session interactive. It was truly our pleasure to have you both with us. This is all for today's event. I'd like to thank everyone for joining the session. The recording will be shared soon. Thank you. Okay, thank you.